नमस्ते दोस्तों। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने काठमांडू से उड़ान भरी। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही थी। आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इस फ्लाइट के यात्री और क्रू मेंबर्स को अंदाजा नहीं था कि उनके लिए दिल्ली पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। 5 लोगों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। इन हाईजैकर्स ने यात्रियों को छोड़ने के बदले भारत सरकार से $200 मिलियन मांगे। उनकी कुछ और मांगे भी थी, जैसे जेल से कुछ आतंकवादियों को रिहा करना। चलिए इस पूरी घटना को डिटेल में समझते हैं। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली जा रहे एक भारतीय हवाई जहाज को आज हाईजैक कर लिया गया। प्लेन में 11 क्रू मेंबर्स और 179 यात्री सवार थे। हम सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। सबके सर झुके हुए थे। उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्रायोरिटी थी। हमारे पास सबूत है कि हाईजैकर्स को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया था। काठमांडू से उड़ान भरने की थोड़ी देर बाद फ्लाइट के यात्रियों को खाना परोसा गया और जब वो लंच कर रही थी, अचानक 4 नकाबपोश आदमी खड़े हो गए और खाना छीनने लगे। उन्होंने ऐलान किया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर्स पायलट की कैबिन में घुस गए और कैप्टन देवी शरण को बंदूक की नोक पर रखकर उन्हें प्लेन को पश्चिम की तरफ उड़ाते रहने का निर्देश दिया। शाम 6:30 बजे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अनुरोध किया कि प्लेन को लाहौर में उतरने दिया जाए, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। इस बीच कैप्टन देवी शरण ने हाईजैकर्स से बात करने की कोशिश की। उन्हें बताया कि प्लेन में तेल बहुत कम है और वो अनुमति का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें कहीं ना कहीं उतरकर तेल भरवाना ही पड़ेगा। वो हाईजैकर्स को मनाने में सफल हो गए और हाईजैकर्स अमृतसर में प्लेन उतारने के लिए राजी हो गए, तेल भरवाने के लिए। शाम 6:44 बजे फ्लाइट अमृतसर की तरफ नीचे उतरने लगी। दोस्तों, हाईजैकर्स ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने एक भारतीय प्लेन हाईजैक किया था और उसे भारत में उतरना भारत सरकार और अधिकारियों को बहुत बड़ा फायदा दे देता। इस संकट में ये स्थिति भारत के लिए बहुत लाभदायक थी। भारतीय बल अब स्थिति पर बेहतर नियंत्रण पा सकते थे क्योंकि प्लेन भारत में उतरने वाला था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। शाम 7:01 बजे फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर गई। तुरंत उन्होंने प्लेन में तेल भरने का अनुरोध किया। इस हाईजैकिंग के बाद एक संकट प्रबंधन समूह बनाया गया और एक स्थानीय समिति, जिसका उद्देश्य प्लेन को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना था ताकि कमांडोज को रणनीति बनाने और जमीन पर कुछ ऑपरेशन करने के लिए ज्यादा समय मिल सके। लेकिन प्लेन में हाईजैकर्स ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात करने से इनकार कर दिया। वो दिल्ली के अधिकारियों से बात करना चाहते थे, लेकिन ये संपर्क प्रभावी नहीं हो सका। कैप्टन देवी शरण ने फिर से प्लेन में तेल भरने का अनुरोध किया। अगर तेल नहीं भरा गया तो हाईजैकर्स यात्रियों पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। वो यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, 15 मिनट, तेल भरना शुरू नहीं हुआ। हाईजैकर्स ने वास्तव में एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, सतनाम सिंह। उन्होंने चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया। एक बार फिर कैप्टन देवी शरण ने तुरंत प्लेन में तेल भरने का अनुरोध किया। इसी तरह 40 मिनट बीत गए। शाम 7:45 बजे तक संकट प्रबंधन समूह ने एक योजना तैयार की और पंजाब पुलिस को आदेश दिए। उन्होंने फैसला किया कि तेल के टैंकर का फायदा उठाया जाए। जो प्लेन में तेल भर रहा है उसमें पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों को छुपाया जाए ताकि वो जाकर प्लेन के टायर पंचर कर सके। खराब टायर के साथ प्लेन फिर से उड़ान नहीं भर पाएगा। ये एक अच्छी योजना थी, लेकिन इस योजना पर अमल होने से पहले ATC एक और योजना ले आया। क्यों ना प्लेन के सामने एक तेल का टैंकर खड़ा कर दिया जाए ताकि उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए। तो एक तेल का टैंकर प्लेन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन टैंकर का ड्राइवर उसे थोड़ा बहुत तेज चला रहा था। तो ATC को चिंता हुई कि टैंकर की तेज गति से हाईजैकर्स को पता चल जाएगा कि वो कुछ करने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए ड्राइवर को धीरे चलाने को कहा गया और ड्राइवर गलत संवाद या किसी और वजह से अचानक टैंकर को रोक देता है। प्लेन के कॉकपिट में हाईजैकर्स और कैप्टन ने ये होता हुआ देख लिया। हाईजैकर्स ये देखकर चौंक गए। पहले टैंकर उनकी तरफ इतनी तेजी से आ रहा था और फिर अचानक रुक गया। उन्होंने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। इससे हाईजैकर्स परेशान हो गए। उन्होंने तेल भरवाने का इरादा छोड़ दिया और बिना तेल भरवाए प्लेन को फिर से हवा में ले जाना चाहा।
कैप्टन शरण पर दबाव डाला गया कि वो प्लेन को उड़ान भरने के लिए तैयार करें, तेल के टैंकर को नजरअंदाज करके, भले ही उसका मतलब उसे टक्कर मारना हो। वो चाहते थे कि प्लेन हवा में हो। दबाव में कैप्टन शरण ने प्लेन को उड़ान भरने के लिए तैयार किया। रनवे पर तेज गति से दौड़ते हुए उन्होंने बड़ी मुश्किल से सामने वाले तेल के टैंकर को टक्कर मारने से बचाया। तकरीबन दुर्घटना हो गई थी, लेकिन नहीं हुई और एक बार फिर प्लेन हवा में था। यह बिल्कुल शाम 7:15 बजे हुआ, जिस पल एनएसजी कमांडोज एयरपोर्ट पर पहुंचे। ऑपरेशन बुरी तरह उलट गया। एनएसजी कमांडोज को कोई कार्यवाही करने का मौका नहीं मिला और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लेन में अभी भी तेल नहीं भरा गया था। उड़ान भरते समय कैप्टन डीवी शरण ने एटीसी को एक संदेश भेजा, हम सब मर रहे हैं। लाहौर अमृतसर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। एक बार फिर ये फ्लाइट पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई। एक बार फिर पाकिस्तान में एटीसी ने इस प्लेन को लाहौर में उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि हाईजैकर्स पायलट को लाहौर में प्लेन उतारने के लिए मजबूर कर देंगे, इसीलिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर सभी लाइट्स बंद कर दी गईं। एयरपोर्ट में सभी नेविगेशनल एड्स और लाइट्स बंद कर दी गईं, ताकि अगर वो प्लेन उतारना भी चाहते तो बिना रोशनी के ये अत्यंत कठिन हो जाता। लेकिन कैप्टन शरण हाईजैकर्स के इतने दबाव में थे, वो परवाह नहीं कर सकते थे कि रनवे दिख रहा है या नहीं। उन्हें प्लेन उतारना ही था, चाहे कहीं भी हो। प्लेन धीरे धीरे नीचे उतरा और अचानक कैप्टन शरण को एहसास हुआ कि वो एक हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करने वाली हैं। ये देखकर उन्होंने पाकिस्तान की एटीसी से आखिरी अनुरोध किया कि अगर उन्हें एयरपोर्ट पर उतारने की अनुमति नहीं दी गई तो वो हाईवे पर क्रैश लैंड कर देंगे। ये सुनकर आखिरकार लाहौर में एटीसी राजी हो गया और ये प्लेन रात 8:07 पर लाहौर में उतर गया। भारत ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट अधिकारियों से कहा कि इस प्लेन को फिर से उड़ान भरने से रोका जाए। भारत ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त जी पार्थ सारथी को हाईजैकर से बातचीत के लिए भेजने की योजना बनाई। पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पर प्लेन में आखिरकार तेल भरा गया और इस प्लेन को एक बार फिर उड़ान भरने से रोकने के लिए लाइट्स एक बार फिर बंद कर दी गईं और उनके कमांडोज ने प्लेन को घेर लिया। जाहिर तौर पर पाकिस्तानी बलों ने हाईजैकर से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने उनसे बच्चों और महिला यात्रियों को रिहा करने को कहा, लेकिन ये बातचीत विफल रही। हाईजैकर्स इस बात से परेशान थे कि उनकी बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। एक और यात्री पर हमला किया गया, रूपिन काटियाल, गुड़गांव का 25 साल का एक आदमी जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहा था। रूपिन बाद में चल बसा। पाकिस्तान को भारतीय उच्चायुक्त के लिए एक हेलीकॉप्टर प्रदान करने का काम सौंपा गया था ताकि वो बातचीत के लिए जल्दी से जल्दी लाहौर पहुंच सके, लेकिन हेलीकॉप्टर 3 घंटे देर से प्रदान किया गया। जब तक वो लाहौर पहुंचे, उन्हें पता चला कि प्लेन एक बार फिर उड़ान भर चुका है। ये कैसे संभव था जब एयरपोर्ट पर सभी लाइट्स बंद थीं और प्लेन कमांडो से घिरा हुआ था? फिर भी प्लेन उड़ान कैसे भर सकता था? इसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें कहानी में आगे कुछ संकेत मिलते हैं। फ्लाइट को लाहौर से ओमान की तरफ निर्देशित किया गया, लेकिन वहां भी उन्हें उतरने की अनुमति अस्वीकार कर दी गई। इस फ्लाइट की अगली लैंडिंग दुबई के अल मिन्हाड एयरबेस पर हुई, सुबह लगभग 3 बजे। लगातार बातचीत के बाद हाईजैकर्स ने आखिरकार यहां 26 यात्रियों को रिहा कर दिया। इंडियन एयरलाइंस का एक विशेष राहत विमान दुबई बुलाया गया ताकि यात्रियों को वापस भारत ले जाया जा सके। दुबई से लौटने वाले यात्रियों ने इस हाईजैक की गई फ्लाइट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। पता चला कि प्लेन में पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया गया था और सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी ताकि कोई कुछ न देख सके। उन्होंने कहा कि 5 हाईजैकर्स थे और उनके कोड नेम थे। उनका नेता खुद को चीफ कहता था और 4 अन्य बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला थे। जाहिर है ये हाईजैकिंग के लिए इस्तेमाल किए गए उनके नकली नाम थे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उनके असली नाम थे। ज्यादातर हाईजैकर्स पाकिस्तान से थे। ये काफी हैरानी की बात थी कि कुछ हाईजैकर्स ऐसा व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि ऐसी भी कहानियां थीं कि लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा था। एक महिला ने दावा किया कि उसका बच्चा भूख से रो रहा था और हाईजैकर्स उस पर चिल्लाई कि बच्चे को चुप करवाए। एक दिन बीत गया। प्लेन में यात्रियों की स्थिति और खराब हो गई। खाना और पानी कम हो रहा था। शौचालय बहुत खराब स्थिति में थे। प्लेन ने एक बार फिर उड़ान भरी और इस बार वो अफगानिस्तान की तरफ उड़ा। 26 दिसंबर सुबह 8 बजे प्लेन कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। लैंडिंग के बाद यहाँ मौजूद तालिबान के अधिकारियों ने हाईजैकर्स और भारत के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की।
सही है, उस समय अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में था, लेकिन भारत तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देता था। इसीलिए भारत ने इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायुक्त को कंधार भेजा बातचीत के लिए। प्लेन और उसके यात्री अगले 6 दिन तक वहां रहे। 6 दिन। सब कुछ होने के बाद भी वो वहां 6 दिन तक फंसे रहे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, उनका भविष्य क्या है, क्या उन्हें वहां मार दिया जाएगा। भारत सरकार को तालिबान के असली इरादों पर शक था, क्योंकि इस प्लेन को हथियारों से लैस तालिबान के सदस्यों ने घेर रखा था। तालिबान का दावा है कि उन्होंने हाईजैकर्स के खिलाफ कार्यवाही की ताकि हाईजैकर्स लापरवाही से व्यवहार ना करें। उन्होंने सुरक्षा के तौर पर अपने सदस्यों को प्लेन के चारों तरफ तैनात किया था। लेकिन भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि ये इसीलिए किया गया था ताकि भारत हाईजैकर्स के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन ना कर सके। अजीत डोवाल एक विशेष टीम का हिस्सा थे जो आतंकवादियों से बातचीत के लिए कांधाहार भेजी गई थी। उनका दावा है कि हाईजैकर्स को कांधाहार में सक्रिय आईएसआई का समर्थन मिल रहा था, कि उन्हें सुरक्षित निकलने की गारंटी दी गई थी। उनका दावा है कि आईएसआई की शामिलियत के बिना इस मामले के बारे में कई बातें अभी भी साफ नहीं हैं। अभी भी हमें नहीं पता कि काठमांडू के एयरपोर्ट पर सुरक्षा कैसे तोड़ी गई। कहा जाता है कि इसके लिए दाऊद इब्राहिम के नेपाल नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। कंधाहार में हाईजैकर्स ने $200 मिलियन मांगे। वो 16.5 अरब रुपये चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने 36 कैदियों की रिहाई की मांग की। इसके अलावा उन्होंने हरकतुल मुजाहिदीन के संस्थापक सज्जाद अफगानी के शव की भी मांग की। ये बेहद अपमानजनक मांगे थीं। उन्होंने ऊंची मांगे की और बहुत सारा पैसा मांगा, लेकिन भारत में सरकार पर अलग तरह का दबाव था। 26 दिसंबर को विदेश मंत्री इस हाईजैकिंग के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। सरकार बातचीत कर रही टीम के साथ लगातार संपर्क में है। अचानक लोगों की एक भीड़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाधित कर दिया। वो प्लेन के यात्रियों के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो विदेश मंत्री से हाईजैकर्स की मांग पूरी करने को कहते हैं ताकि उनके प्रियजन सुरक्षित रहें। वो दिसंबर 1989 की घटना का हवाला देते हैं। उसी दिन सरकार पर दबाव तब और बढ़ गया जब बंधकों के कुछ रिश्तेदार राजीव गांधी भवन में घुस गए, जहां संकट प्रबंधन समूह की बैठक चल रही थी। कुछ लोग प्रधानमंत्री के निवास के सामने विरोध कर रहे थे। तालिबान ने साफ कहा कि वो भारतीय बलों को बचाव ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन वो भारत की तरफ से बातचीत करने की पेशकश करते हैं। और बातचीत ऐसे ही चलती रही। तालिबान के नेता मौलाना मोहम्मद उमर ने एक पाकिस्तानी अखबार को बताया कि हाईजैकर्स को या तो प्लेन छोड़ देना चाहिए या अपने हथियार डाल देने चाहिए। बातचीत कई दिनों तक चली। भारतीय वार्ताकारों की टीम वहां थी। उनके और हाईजैकर्स के बीच में तालिबान था। अंततः हाईजैकर्स की मांगों को काफ़ी कम किया जा सका। 36 के बजाय सिर्फ 3 कैदियों को रिहा किया जाना था। हाईजैकर्स की मांगें कम करने का श्रेय भारतीय वार्ताकारों और तालिबान दोनों को दिया जाता है। हाईजैकिंग पर वापस आते हैं। 5वें दिन तक प्लेन में शौचालय भरकर बाहर बह रहे थे। लोग उम्मीद खो रहे थे। तब के रॉ प्रमुख एएस दुलत 30 दिसंबर को जम्मू पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री फरूख अब्दुल्ला को 2 कैदियों को रिहा करने के लिए मनाने की कोशिश की। फरूख अब्दुल्ला बहुत अनिच्छुक थे। उन्होंने तर्क दिया कि इसका बाद में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि हम अब देखते हैं पड़ा। लेकिन अंततः दबाव उस समय इतना तेज था कि उन्हें मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैदियों को दिल्ली ले जाया गया और विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ एक फ्लाइट पर बिठाया गया। वो कंधार के लिए निकल पड़े। अगले दिन 31 दिसंबर हाईजैकर्स की मांगें पूरी की गईं और कंधार में 3 कैदियों को रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ हाईजैकर्स ने प्लेन के यात्रियों को रिहा कर दिया। इस समय भारतीय टीम को उम्मीद थी कि हाईजैकर्स को तालिबान द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तालिबान के सर्वोच्च नेता और एक अन्य तालिबानी सदस्य ने हाईजैकर्स और रिहा किए गए आतंकवादियों को एक गाड़ी में बिठाया और सीमा की तरफ चल दिए, पाकिस्तान की सीमा की तरफ। इस समय तक भारत को इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान की शामिलियत के बारे में साफ रिहा किए गए। कई यात्री घायल थे और उनमें से ज्यादातर भूखे थे। 31 दिसंबर को वो घर वापस आ गए। जो प्लेन हाईजैक किया गया था उसे 2001 में सेवा से हटा दिया गया, क्योंकि वो पहले से ही 20 साल पुराना प्लेन था।
इस कहानी के अंत में कुछ अच्छी खबर है, और वो ये है कि तब से देश में कोई और हाईजैकिंग की घटना नहीं हुई है। नियम और प्रक्रिया इतनी सख्त कर दी गई हैं कि किसी भी प्लेन को हाईजैक करना बहुत कठिन हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें।